हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी ईएमआरएस भर्ती टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। आगामी आपके जो 30-32 दिन हैं वो आपके निर्णायक दिन होने वाले हैं और वहां पर आपको चाहिए कि एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट कोई कराने वाला मिले। तो उसी प्रैक्टिस सेट को लेकर के हम आए हुए हैं कि आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे और यहाँ से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए रैपिड फायर में आज प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों हमारा है कि जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं तो यह समझना चाहिए बच्चों। तो क्या समझना चाहिए, यह समझ जाना चाहिए कि जैसे कोई विद्यालय है वहां पर लगातार नियमित रूप से बहुत सारे लोग फेल होते जा रहे हैं, बच्चे हमारे सतत रूप से फेल हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या माना जाए। तो हम ये देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है, क्या हम मानेंगे शिक्षक विफल हो गए हैं, क्या पाठ्य पुस्तकों की विफलता है और क्या यह छात्रों की व्यक्तिगत विफलता है। तो बच्चों अगर कहीं कहीं पर लगातार बच्चे फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या माना जाएगा। उसका कारण माना जाएगा कि वो शिक्षा प्रणाली क्या है, विफल हो गई है। अब हमें एक नई शिक्षा प्रणाली लानी होगी, उसको बहुत ज्यादा इनोवेटिव तरीके से, बहुत ज्यादा सुचारू रूप से और बहुत ज्यादा उपचारात्मक रूप से हमें लाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार शिक्षा प्रणाली में कोई दिक्कत होगी जिसको बच्चे टैकल नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो समझाना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि कहाँ पर मिस्टेक आ रही। अगला प्रश्न है, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि आप एक शिक्षक हैं, बच्चे का क्या है, कैसे पढ़ रहा कैसे नहीं पढ़ रहा, इस बात की खबर रखने के लिए उनके पेरेंट्स में से कभी कोई नहीं आया है। तो बीइंग अ टीचर आप क्या करोगे। क्या आप छात्र पर ध्यान नहीं देंगे कि पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमसे कोई लेना देना नहीं, क्या आप ऐसा करोगे। अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे। दूसरा है, यदि संभव हो तो अभिभावक से स्वयं मिलने जाएंगे। अगला है, छात्र को दंडित करेंगे। तो बच्चों अगर उनके पिताजी आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं तो क्या आप मारना शुरू कर दोगे। पत्र लिखने वाली कोई बात नहीं है। पत्र लिखने से ज्यादा अच्छा काम होता है कि मिल के काम। तो यदि संभव हो, क्योंकि स्कूल पास में है, तो आप ही उनके पेरेंट्स से मिल लेंगे, संवाद कर लेंगे, बात बता देंगे, तो ये ज्यादा उचित उत्तर होगा। अगला प्रश्न बच्चों है हमारा, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका उद्देश्य क्या है। एक टीचर है, वो अपने बच्चों से लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं कि इसका उत्तर बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। तो ये ऐसा जो प्रश्न पूछते हैं वो ये क्यों पूछते हैं। लिखा है, छात्रों को व्यस्त रखना है इसलिए पूछते हैं, अनुशासन उनको बना के रखना है इसलिए पूछते हैं, छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना इसलिए पूछते हैं, फिर छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से पूछते हैं। आराम से देख लेंगे, उत्तर बताएंगे आप लोग जल्दी से। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए बच्चों। इसका उत्तर हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा कि वो छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे ही बच्चे क्या होता है, कभी वो ध्यान में बैठे हैं, कभी वो किसी दूसरे चिंतन में बैठे हैं और उनका ध्यान क्लास से हट जाता है। अचानक से जब उनका नाम ले करके प्रश्न पूछा जाता है तो छात्रों का स्वाभाविक है कि ध्यान आकर्षित हो जाएगा। इसलिए उनको क्लास में बनाए रखने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए हम उनसे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जब बच्चे कक्षा में, बच्चों ये आप बात रखेंगे, यहाँ पर लिखा है जब जब बच्चे कक्षा में शरारत तथा आज्ञाकारी हों तो अध्यापक को जांचना चाहिए। लिखा है, जब बच्चे कक्षा में शरारती तथा अवज्ञाकारी, आज्ञाकारी नहीं अवज्ञा, यानी शरारती जी भर के हों, और अवज्ञाकारी का मतलब है कि टीचर की कही हुई बात को बिल्कुल भी ना सुने, बिल्कुल भी फॉलो ना करें। तो अध्यापक को किस बात की जांच करनी चाहिए। छात्रों की घरेलू पृष्ठभूमि, कि वो कहाँ से आते हैं, कितनी गरीबी से हैं, कितनी अमीरी से हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस वर्ग से हैं। दूसरा है, कक्षा में बाहरी तत्वों का प्रभाव, कि क्या ऐसा तो नहीं कि क्लास में कोई बाहरी तत्व, कोई बाहरी बिना एडमिशन के बच्चा शामिल हो गया है कि इस वजह से वो सारी बातें कर रहा है। अगला हो जाएगा अध्यापन विधियां तथा विषय का ज्ञान, कि ये देखोगे कि कहीं हमारे अध्यापन में, टीचिंग में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, या हमारा जो विषय का नॉलेज है, जो टीचर के पास ज्ञान है, कहीं उसमें तो कमी नहीं। अगला, विद्यालय में सहपाठकारी तथा अन्य आकर्षण। तो आप इसका उत्तर क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से देख लीजिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप बताओगे कि अध्यापन विधियां। तीसरा हो जाएगा कि हम जब भी चेक करेंगे, जब भी देखेंगे, तो कमियां अपने में देखेंगे, कि बच्चे अगर शरारत करें तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं हम उनको बेहतर पढ़ा नहीं पा रहे होंगे, या जो हम शिक्षण विधियां अपना रहे हैं वो बहुत ज्यादा उनके लिए आकर्षक का रूप नहीं है। तो ऐसी जब बातें हो जाएंगे तो उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों है, प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि सवाल पूछा जा रहा है, जैसे अभी कल को आप टीचर बनने वाले हैं सभी लोग, और वहां पर ये बात रखी जाएगी कि आप बहुत लोकप्रिय हो गए, कि जिधर से देखो उधर सारे बच्चे आपको लाइक करते चले जा रहे हैं,
हर तरफ आपको लोग पसंद कर रहे हैं, जो बच्चों की कम्युनिटी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसी बीच में कुछ टीचर ऐसे भी होंगे कि जिनकी क्लास में आने की खबर से ही बच्चे सोचते लगते हैं कि भाई ये ना आए, चले जाएं, क्लास ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो पहला विकल्प है उनके साथ अंतरंगता को विकसित कर लें। दूसरा है उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। तीसरा है उन्हें अच्छा अवार्ड या ग्रेड दें, खूब नंबर भर भर के दे दो, ये वाली बात। अगला हो जाएगा अतिरिक्त शिक्षण शुल्क लिए कक्षाएं ले, अलग से उनका डोनेशन ले ले, फीस ले ले। तो इसलिए तो आप बताओगे क्या हो जाएगा इसका उत्तर बच्चों? चलिए उत्तर करिए जल्दी से आप लोग। चार चार उत्तर आपके सामने लगे हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए बताइए बच्चों? तो जैसे ही देखेंगे इसका उत्तर 2 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 का उत्तर 2 का उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? कि उनकी समस्याओं के समाधान में हेल्प करें। अंतरंगता का मतलब बच्चों होता है कि पर्सनली लाइफ से उनके जुड़ जाएं, उनको सारी बात आपकी निजी जीवन की पता हो और आपको उनकी पता हो, यार दोस्त कह करके कंधे पे हाथ रख दो। तो ये टीचर का स्वभाव नहीं, और थोड़ी मर्यादा और डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये वाला विकल्प सही नहीं होगा। दूसरा वाला उन्हें अच्छा अवार्ड, अच्छा मतलब उनको लालच दे दे करके, अवार्ड दे दे करके आप पढ़ाओगे, अपना प्री बनाओगे, अपने फेवर में करोगे, ये गलत हो जाएगा। अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षाएं ले, तो ये वाली बात भी गलत है, तो यही पॉजिटिव है। आगे की बात हो जाएगी निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण, मतलब परीक्षण जो बच्चों होना है वो प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। कि किस प्रकार का प्रभाव जो उनकी यादाश्त के लिए जो शो किया जाए, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त। क्या प्रश्न वो सही गलत वाले होने चाहिए, यस और नो वाले होने चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स होने चाहिए, एकाधिक विकल्प होने चाहिए, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति होना चाहिए, और दोनों होना चाहिए? चलिए बताएंगे बच्चों। तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 को जब आप देखोगे, पहला लिखा है एकाधिक विकल्प हो और दूसरा रिक्त स्थान हो। तो इससे स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त प्रशिक्षण यही होगा कि एकाधिक विकल्प, एक से ज्यादा विकल्प होंगे, जैसे कि यहाँ चल रहा है आपका बोर्ड पर। तो अगर वो आता होगा एक से ज्यादा विकल्प तभी आप कर पाओगे। तो स्मरण अगर आपको याद आई, ध्यान आया, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज उसको आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए एक से ज्यादा जो विकल्प होंगे तो आपकी स्मरण मेमोरी का जोर पड़ेगा और मेमोरी का यूज होगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, गलत सही थोड़ा सा इजी वे में है तो ये नहीं हो पाएगा। अगला हो जाएगा निबंध प्रकार की प्रशिक्षण विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो निबंध प्रकार का जो प्रशिक्षण होता है वो उतना ज्यादा एथेंटिक नहीं है। उसके पीछे एथेंटिक नहीं, उसके पीछे का कारण क्या है? इसमें सदैव छात्रों के उत्तर भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि उनके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा, उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा को प्रभावित कर सकती है। अगला है उनकी उत्तर शैलियां भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये आपको उत्तर बताना है कि जैसे ऑब्जेक्टिव होता है तो सबका उत्तर एक ही जैसा आता है। आपने पढ़ा होगा, आप विश्वसनीयता पढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठता पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ये सारी बातें होती हैं। तो इन्होंने कहा कि निबंध प्रकार का एक जो टेस्ट है, जैसे आप कहते हैं कि मेंस की परीक्षा, इसमें जब आप प्री निकाल लोगे तो फिर क्या है? मेंस। तो उसके बाद क्या होता है कि मेंस की जो परीक्षा होती है वो उतना ज्यादा कारगर इसलिए नहीं है, क्यों कारण? तो उत्तर आप बताएंगे बच्चों। उत्तर हो जाएगा 3, उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा प्रभावित कर सकती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तो अगर प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बी है तो सबने भी लगाया, सबको बराबर नंबर मिलेंगे, चाहे वो तुक्का लगा करके आए, चाहे वो पढ़ करके आए, चाहे याद करके आए, सबको नंबर एक जैसा। लेकिन जब आप निबंध प्रकार का होगा तो एक ही प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कई लोग कई तरीके से देंगे। और अब ये डिपेंड करेगा कि अगर 10 नंबर का सवाल है, 10 अंक का है, तो उसमें वही टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है किसी को 3 देगा, किसी को 10 देगा, किसी को 5 देगा। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी मनोदशा। तो ये बच्चों, जबकि ये बहुत गलत बात है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये निबंध वाला इसलिए विश्वसनीय नहीं है कि मनोदशा के ऊपर डिपेंड करेगा। जो कॉपी चेक कर रहा है उसको मजा आया तो ज्यादा नंबर दे दिया, मजा कम आया तो उसने नंबर ही नहीं दिया, तो ये गलत भेदभाव हो जाएगा। इसलिए निबंध प्रकार के प्रशिक्षण में विश्वसनीय नहीं है ये वाला विकल्प। अगला हो जाएगा हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि, मतलब इनहांस हमको करनी है एजुकेशन, तो हम क्या करें? लिखा है छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। आप लगातार छात्रों का मूल्यांकन करते रहें, कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ वो सीख रहे हैं, कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, ये लगातार आप करते रहेंगे, तब क्या वो आवश्यक है कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरा है शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाना चाहिए, जैसा कि आप सोच रहे हैं अपने लिए। फिर अगला है पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए,
कि सिलेबस को रोज बदल दें, तीसरे दिन बदल दें, ये कर दे। अगला है विद्यालय की भव्य इमारत का निर्माण किया जाए। तो चलेंगे, शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए? उत्तर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि छात्रों की निरंतर मूल्यांकन किया जाए। अगर टीचर को आप वेतन चाहे जितना दे दो, अगर वो पढ़ा नहीं रहे हैं तो शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए वेतन वाला कट जाएगा। अगला है पाठ्यक्रम को संशोधित, बहुत ज्यादा बदल देंगे, वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। आगे की बात बच्चों, विद्यालय की भव्य इमारत, इमारत चाहे जितनी अच्छी खड़ी कर दें, और अगर उसमें गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक नहीं है, गुणवत्ता पूर्ण आपकी पढ़ाई नहीं, तो भी वो भी प्रभावित चीजें खराब करती हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला उत्तर है बच्चों, निम्नलिखित में से किस शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक? फिर वही वाली बात, उसी तरीके का प्रश्न है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है जो किसी भी शैक्षिक संस्थान, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल, किसी भी महाविद्यालय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जब बात करोगे कि सबसे ज्यादा, क्या विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं, मतलब वहां पर पानी हो, वहां पर शौचालय हो, वहां पर हवा अच्छी मिलती हो, क्या इससे शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता सबसे ज्यादा एजुकेशन की बढ़ जाएगी? दूसरा, कक्षा प्रणाली कैसी है? अगला है पाठ पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री। अगला है छात्रों की उपलब्धि स्तर। चलिए उत्तर करिए बच्चों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ, कि अगर छात्रों की उपलब्धि का स्तर अच्छा है, उपलब्धि का स्तर कि वहां जब भी परीक्षाएं होती हैं, जब भी टेस्ट होते हैं, या जब भी ओरल या मौखिक औपचारिक या अनौपचारिक प्रशिक्षण या टेस्ट होते हैं, तो उस विद्यालय का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, तो उसको अच्छा माना जाएगा। कई सारे स्कूल छप्पर के नीचे चल रहे हैं, है ना बच्चों, कोई मूलभूत सुविधा नहीं, तब भी वहां के बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं। तो कारण क्या है कि वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं। अभी बेसिक जो जरूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पाई, लेकिन शिक्षा जैसे पहुंचनी चाहिए जिस फॉर्म में, वो पहुंच रही। इसलिए कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज इसलिए बेहतर माना जाएगा कि जहां के बच्चे लगातार क्या दे रहे हो अच्छे रिजल्ट। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए योगात्मक, योगात्मक बच्चों सबमिटिव टेस्ट होता है, मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो एक बात आपको अभी बहुत अच्छे से समझने मिलेगी, एक होता है फॉर्मेटिव लर्निंग और एक होता है सबमिटिव। यानी फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, और आपका दूसरा वाला कौन सा होता है बच्चों? रिफ्लेक्टिव वाली जो बात हो रही, क्या लिखा है कि अधिगत, यानी अधिगत प्रक्रिया के दौरान, अधिगत प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी करने के लिए। अगला है बच्चों, मुख्य रूप से छात्रों का प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए। ठीक है बच्चों, अगला हो जाएगा हमारा ये अधिगम, बच्चों लिखा गया अधिगम, ये अधिगम, अधि अधिगम, ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा छात्रों की अभिरुचियों और प्रवृत्ति को जानने के लिए। अगला हो जाएगा बच्चों, छात्रों को आवंटित विशिष्ट अधिगम समूहों में विभाजित करने के लिए। सवाल आपके समझ में आ गया होगा प्रश्न, कि एक बात बहुत अच्छी आपको बतानी है कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, कि जब वो आप पढ़ा रहे हैं उसी दौरान, ये नहीं होता है जब आपकी अंतिम परीक्षाएं होती हैं। जैसे आपने साल भर पढ़ाया और बाद में परीक्षा हो गई, ठीक है, जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ा चुके, बाद में टेस्ट हो गया, जो बाद में होता है, अंत में होता है, उसको योगात्मक कहते हैं। तो मूल्यांकन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको बात, जैसे ये देखिए लिखा है शिक्षा के दौरान, तो दौरान तो आपका फॉर्मेटिव होगा, सबमिटिव होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, तो उत्तर करेंगे बच्चों आप लोग। उत्तर क्या हो जाना चाहिए इसका? उत्तर हो जाएगा बच्चों 2। लिखा है कि मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए योगात्मक। तो अंत में क्या होता है बच्चों, जब आप रिजल्ट बनाते हैं, अंत में ही तो बनाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं या बच्चों को ग्रेड देते हैं। तो योगात्मक का मतलब आप ऐसे भी याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो कि अंत में जो परीक्षा होती है उसको योगात्मक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? बच्चों सेम प्रश्न मिल गया है, अब आपको कहीं जाना नहीं। देखो लिखा है योगात्मक मूल्यांकन और स्थानन मूल्यांकन और प्रारंभिक। चलिए उत्तर करिए आप लोग जल्दी से। तो इसका अब अभी जस्ट पहले वाला आप देख चुके हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। योगात्मक मूल्यांकन अंत में होता है। अंत में मतलब जब आप सारा पढ़ा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो बाद में जो मूल्यांकन किया जाएगा वो योगात्मक। ऐसे भी ना समझ पाओ तो आप ऐसे समझ लो, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। फाइनल में हम सब कुछ जोड़ते हैं, तो ऐसे मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगला बच्चों हो जाएगा कि शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है? कि लिखा है शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण करेंगे, मनोवृत्ति प्रशिक्षण करेंगे, अगला है उपलब्धि प्रशिक्षण करेंगे, फिर दार्शनिक प्रशिक्षण करेंगे। तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त प्रशिक्षण करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि शिक्षक के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है, कितना वो पढ़ाना
चाहते हैं। आगे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जब एक परीक्षा में विभिन्न क्रियाएं, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि लिखना हो गया बच्चों, सूची बनाना हो गया, सूची बनाना, लेबल लगाना हो गया, नामकरण करना हो गया, आदि का प्रयोग किया जाता है, तो हम इससे किस स्तर का पता लगता है? तो पहले बच्चों है बोध स्तर, फिर उपयोगी स्तर, फिर संश्लेषण और फिर ज्ञान स्तर। आप जैसे ब्लूम का आप टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि कैसी है, ज्ञान नीचे है, फिर आपका समझ है, अंडरस्टैंडिंग, तो वहां से सवाल बनाया गया बच्चों कि जहां पर ये शब्द मिल जाएंगे, लेबलिंग करना हो जाएगा, सूची हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, लेबल करना हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा, तो जो बी एस ब्लूम साहब है उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा उत्तर? तो आप उत्तर लगाओगे कि ये ज्ञान स्तर की बात है। ज्ञान, ज्ञान के बाद में अंडरस्टैंड यानी बौद्ध स्तर, फिर ऐसे आप बढ़ते चले जाते हो। अगला बच्चों क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठतम मूल्यांकन संभव है? तो सबसे अच्छा मूल्यांकन बच्चों का कब हो पाएगा? लिखा है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, दूसरा वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, अगला है निरंतर मूल्यांकन, अगला है प्रारंभिक मूल्यांकन। चलिए बच्चों उत्तर करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन। अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो तो बच्चे, अगर आप अंत तक उनको ले जाओगे तो बीच में कितना सीखा कितना भूल गए पता ही नहीं। अगर रोज उनका असेसमेंट होता है, रोज उनका मापन होता है, रोज उनका मूल्यांकन होता है, तो फाइनली जब वो परीक्षा तक जाएंगे तो उनका सारा फियर, सारा डर खत्म हो चुका होगा, और जब भी वो परीक्षा देंगे तो उनका रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला होता है। तो उनका मूल्यांकन रोज का रोज होना चाहिए, यही हमारी एनसीएफ और एनईपी कहती है। अगला हो जाएगा शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान कहाँ पे आप सॉल्व करते हो? क्या स्मृति स्तर पर, ये ब्लूम का है बच्चों, क्या बोध स्तर पर, और क्या चिंतन स्तर पर, और क्या उपरोक्त सभी? चलिए उत्तर करिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। लिखा है जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर होते हैं, जब आप चिंतन कर पाते हैं, सोच पाते हैं कई तरीके से, तो आप अपनी समस्या को क्या कर लेते हैं? समाप्त कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं। इसके आगे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे। आगे है अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इन्होंने बात क्या कही है कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में, जैसे बच्चों अभी आप क्या कर रहे हो कि कोशिश कर रहे हो कि सरकारी विद्यालयों में आपका चयन हो, लेकिन जो चयन करने वाली संस्था है वो आपके अंदर योग्यता, एलिजिबिलिटी और पढ़ाने की दक्षता कैसे चेक करेगी, ये पूछा जा रहा है। तो टीचर का टेस्ट होगा, तो वो किस तरीके से होगा? क्या नियोजन परीक्षण होगा, क्या अभिक्षमता एप्टीट्यूड होगा, क्या उपलब्धि होगा, और क्या क्या आपने हासिल किया है, क्या उस आधार पर अभिवृत्ति होगा? चलिए उत्तर करिए बच्चों। तो एप्टीट्यूड होगा कि क्या आपके अंदर क्षमता है पढ़ाने की, उसके आधार पर आपका चयन होगा, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। अगला हो जाएगा किशोरावस्था, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लेंगे, ये चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। किशोरावस्था के सार्वजनिक परिवर्तनों के दौरान निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन अधिक प्रमुख है? किशोरावस्था में लिखा है यह परिवर्तन काल के दौरान क्रोध और तनाव की अवधि है। दूसरा बच्चों समलैंगिकता की भावना है, क्योंकि यह एकल लिंग से परस्पर सेक्स का परिवर्तन काल होता है। अगला है एक विचलित सहकर्मी संक्रमण है, जो अनुमोदन के अन्य संकेत दिखाकर। अगला है उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों बताइए। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा? जब किशोरावस्था में होते हैं तो स्टेनले हॉल ने कहा है ये तूफान और तनाव और तूफान की एज है, आप जानते हैं, और इसमें एक दूसरे लिंग के प्रति लोग आकर्षित होते हैं, जो अपोजिट जेंडर होता है उसके प्रति ये वाली बात होती है। आगे यह एक विचलित सहकर्मी संक्रमण है, तो ये सारे जो गुण हैं, सारे जो एलिमेंट हैं, ये सब के सब किसके हैं? किशोरावस्था की चीजें हैं। डी वाला हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया के क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो बच्चों ये बी एस ब्लूम जी की जो आपकी है कहानी, तो उसके अनुसार आपको बताना है। बी एस ब्लूम नहीं बच्चों, ये आपको क्रम से लगाना है कि कोई भी चीज आपको पढ़ानी है, बतानी है, कोई भी क्रिया करनी है, तो उनका क्रम क्या होना चाहिए? जैसे आपको खाना खाना है तो पहले आप हाथ धोएंगे, फिर खाना परोसेंगे, फिर खाना खा लेंगे, फिर हाथ बाद में धो लेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, पहले बाद बाद में कौन सी क्रिया होगी, तो इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना, क्या ये पहले आ जाएगा? दूसरा है फिर हम मूल्यांकन करेंगे, फिर पुनः शिक्षण करेंगे, फिर शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण करेंगे, फिर सामग्रियों की प्रस्तुति करेंगे। चलिए तो उत्तर करिए बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? इसका उत्तर बच्चों ये आपके 4 विकल्प हैं, तो फोर्थ हो जाएगा इसका उत्तर। फोर्थ का मतलब पहला चौथा। सबसे पहले आप क्या लाओगे?
कि शिक्षण उद्देश्य, अगर हम जो चैप्टर ला रहे हैं या जो हम वीडियो ला रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो इसका ये उद्देश्य हो जाएगा कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। फिर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों कि फर्स्ट का वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना, तभी हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ये कर लेंगे। फिर उसके बाद में ये पांचवा हो जाएगा कि सामग्रियों की प्रस्तुति, फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे। फिर आपका हो जाएगा दूसरा, इसका मतलब फिर हम जब इतना सब कर चुके, फिर कैसा वो बना, कैसा वो क्रिया हुई, कैसा पढ़ाए, इसका मूल्यांकन होगा। अगर उनमें कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर तीसरा लिखा है कि हम पुनः शिक्षण, फिर हम दोबारा शिक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से क्रम से आप लगाओगे। अगला प्रश्न बच्चों है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल है प्रोसेस। अगला है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या ये केवल एक है, दो है, तीन है, दोनों है, क्या है? चलिए बताइए बच्चों। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा। शिक्षा एक नेचुरल भी होता है, प्रकृति में भी सीखी जा सकती है, और सामाजिक तत्वों से भी हम सीखते हैं। तो ये वाला भी सही, पहला भी दूसरा भी, तो ये वाला उत्तर आपका हो जाएगा। तो बच्चों आज के साथ में ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, और इस तरीके से हमने 100 प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट हम लोग करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा और देखिएगा जरूर। चलिए तो देखते हैं बच्चों। तो ये लिखा है कि व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और अनुमानी यानी ह्यूरिस्टिक विधि। अगला है विभेदित अनुदेश विधि। तो इन विधियों में क्या होता है कि इधर आपका क्या शिक्षण की गतिशील सक्रिय विधि है, इधर अनुभव आधारित अधिगम है, इधर बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रदान करना है, इधर हो जाएगा छात्र को गैर सहायता प्राप्त प्रयासों को अपनी समस्या का समाधान करना होता है। चलिए मिलाइए बच्चों, क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर भी बच्चों क्या हो जाएगा? फोर्थ। फोर्थ का मतलब एक का तीन हो जाएगा। व्याख्यान विधि में बड़ी मात्रा में, लेक्चर मेथड में आप एक से ज्यादा बच्चों को, बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हम ये जो पढ़ा रहे हैं लेक्चर मेथड ही है, तो बहुत लाखों लोग भी इसको देख सकते हैं एक साथ में। फिर इसी का बच्चों क्या हो जाएगा? बी का आपका दो है। बी का प्रदर्शन विधि में क्या होता है? अनुभव आधारित। ठीक है, फिर आगे चले जाएगा। सी का चौथा है बच्चों। सी का चौथा आप जाएंगे तो छात्र को गैर सहायता प्राप्त प्रयास हो जाएगा। और फिर डी का एक विभेदित अनुदेश, शिक्षण की गतिशील सक्रिय हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने अपना सेशन कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत बड़ी अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।